ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है बात करेंगे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और उसका लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। और यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं ये क्या होते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी ये है कि जैसे नेचर में जो है वो 92 एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग ठीक ठाक हैं? यस सर। ओके, सो नेचर में हमारे पास जो है 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेचर में जो एलिमेंट्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल एलिमेंट्स, 92 हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपने अंदर से शुआएं निकालते हैं, अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बताऊंगा फास्फोरस 32 का, स्ट्रोंशियम 90 का, या कोबाल्ट 60 का फिलहाल। तो अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर से जो है वो क्या निकालते हैं? शुआएं निकालते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं, राइट? दे टेक आउट रेडिएशंस फ्रॉम देयर बॉडी। अब जो रेडिएशंस है वो है 3 किस्म की। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो 3 किस्म की हो सकती है, अल्फा, बीटा और गैमा। यानी एलिमेंट में से या तो अल्फा शुआएं निकल सकती हैं, या तो गैमा शुआएं निकल सकती हैं, या तो बीटा शुआएं निकल सकती हैं। जैसे स्ट्रोंशियम 92 है, ये बीटा रेडिएशंस निकालते हैं। अब आपको जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे फास्फोरस जो है वो 31 होता है, जो कि एबंडेंट है, नेचर में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन हमारे पास जो फास्फोरस 32 है ये वो एलिमेंट है जो नेचर में कम पाया जाता है लेकिन रेडियो एक्टिव है। यानी फास्फोरस एक ये भी है, 31 भी है और 32 भी है, यानी दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। लेकिन ये वाला जो आइसोटॉप है ये क्या है? ये रेडियो आइसोटॉप है, यानी कि ये रेडिएशन निकालने वाला आइसोटॉप है। जैसे आपने पढ़ा पहले कि हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। तो उनमें से जो कार्बन 14 है यानी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन 12 है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। लेकिन कार्बन 14 एक ऐसा आइसोटॉप है जो कि रेडिएशंस निकालता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशंस निकालने वाला आइसोटॉप है। तो लिहाजा इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं तो आप टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हैं। तो लिहाजा रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से शुआएं निकालते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं, या उनको रेज भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं, रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं। और जो रेडियो एक्टिव रेज है वो कौन सी है? बीटा रेडिएशन। इससे हम स्किन कैंसर का इलाज कर लेते हैं। यानी अगर किसी को स्किन कैंसर हो गया है, स्किन आपको पता है कि लॉट ऑफ स्किन की डिजीजेस होती हैं, तो स्किन कैंसर क्या होता है कि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से डिवाइड होना शुरू होते हैं और बस दे क्रिएट इरिटेशंस और स्किन खराब हो जाती है। तो फिर स्किन कैंसर के इलाज क्या है? ये शुआएं हम मारते हैं उन सेल्स पे। क्या होता है? वो जो डेंजरस सेल्स होते हैं, खतरनाक सेल होते हैं जो कि अपनी मर्जी से डिवाइड हो रहे हैं, कैंसरस सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो सब के सब जो है वो डेड हो जाते हैं। स्किन कैंसर के सेल सारे के सारे डेड हो जाते हैं। किसकी मदद से? बीटा रेडिएशन की वजह से। यानी बीटा रेडिएशन ऐसी रेडिएशन है जो कैंसर सेल्स को मार देती हैं। तो लिहाजा रेडियो का यूज हो गया। क्या यूज हो गया? कि हमने उससे स्किन कैंसर का इलाज कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एलिमेंट है विच इज नोन एज कोबाल्ट 60। ये फास्फोरस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये क्या था? स्ट्रोंशियम। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रोंशियम की बताऊं तो जो स्ट्रोंशियम है दैट इज समथिंग लाइक द 38th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और फास्फोरस जो है वो 15th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अगर मैं आपसे बात करूं कोबाल्ट की, तो जो कोबाल्ट है दैट इज 27th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी इनका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका 38 है, इसका 15, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है? 60। जो कोबाल्ट होता है वो अमूमन क्या मास रखता है? अमूमन इसका जो मास होता है वो 59 होता है। ठीक है, कोबाल्ट का अमूमन जो ज्यादा पाया जाता है कोबाल्ट, उसका मास क्या होता है? 59। लेकिन हम कौन सा आइसोटॉप यूज कर रहे हैं? हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोबाल्ट 60 वो आइसोटॉप है जो कैंसर का इलाज करता है और गैमा शुआएं निकालता है। गैमा रेडिएशंस निकालता है
और किसका इलाज कर देता है? कैंसर। तो आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकता है कि किस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60, तो आप कह लेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये स्किन कैंसर का इलाज करता है और ये कैंसर। आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपनी मर्जी से डिवाइड करने लगे तो आपको ब्लड कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता, तो लिहाजा ये अब आपके लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा कि सर्वाइव करना। लेकिन अगर कोबाल्ट 60 है, लेट्स से दैट कि ये एलिमेंट मैंने इस पेन में डाला है और ये इसकी निब है और मैंने इसको निकाल दिया और जो एलिमेंट मैंने इसमें डाला अभी शुआएं निकल रही हैं, तो लिहाजा मैं जिस्म के हिस्से पे उन शुआओं को मारूंगा, स्पेशली कौन सी रेस को? गैमा रेस को। व्हाट डू कॉल दिस रेस? गैमा रेस। तो इन गैमा रेस को जो है मैं रेडिएशंस को मारूंगा उस मुतासरा जगह पे, उस अफेक्टेड जगह पे, तो उससे क्या होगा कि उसका इलाज हो जाएगा पेशेंट का और इस तरीके से वो सर्वाइव कर जाएगा। और स्किन कैंसर का भी इस तरह इलाज हो जाएगा और जो स्किन कैंसर का बेचारा पेशेंट है वो इस रेडियो आइसोटॉप की मदद से क्या कर जाएगा, ये नॉर्मल आइसोटॉप है और ये रेडियो आइसोटॉप है, ये नॉर्मल आइसोटॉप है किसी हद तक, ये रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, रेडिएशन जो है वो निकाल लेते हैं, राइट। तो इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मजीद आपसे बात करूं तो ये हमने क्या किया, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का हमने इलाज निकाला। ये यूज कौन सा यूज है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, चाहे वो स्किन कैंसर है या कोई आम कैंसर है। और स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोसेस को हम जो है वो रेडियोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रेडियोथेरेपी, क्योंकि रेडिएशंस की वजह से इलाज हो रहा है ना। तो अगर रेडिएशन की वजह से इलाज हो रहा है तो क्या बोलोगे इसको? रेडियोथेरेपी बोल दोगे भी इसको। तो लिहाजा इस चीज को आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद जो है हम मज़ीद अगर बात करें आपसे, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रेडियो आइसोटॉप्स हैं इनको हम बतौर ट्रेसर एंड डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले ट्रेसर के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है, एंड फिर डायग्नोसिस का मतलब होता है इलाज करना, इलाज के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रेसर के तौर पे और डायग्नोसिस के तौर पे और फिर मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाले रेडियोथेरेपी कौन से रेडियोथेरेपी होंगे? जो ट्रेसर क्या होते हैं? ट्रेसर ये होते हैं बीमारी को डिटेक्ट करने वाले। जैसे एक ट्रेसर है हमारे पास है एक आयोडीन 131, आयोडीन 131, और ये जो एलिमेंट है ये कह लें कि हमारा जो लेट्स से दैट फेस है, फेस के नीचे गला है, गले में ना एक ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। जिस तरह ये हमारा गला है ना, यहाँ पे हमारा जो वॉइस बॉक्स है, इसके नीचे यहाँ पे एक बोटी है, एक गोश्त का टुकड़ा है, एक टिश्यू है जिसको हम नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लेट्स से दैट ये थायराइड ग्लैंड है, कुछ इस तरह का ये ग्लैंड होता है, ठीक है, और इसके अंदर डॉट्स होते हैं और ये भी एक अलग किस्म की टिश्यूज होते हैं, इसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब सीन ये होता है कि अगर ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में कभी क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, या कह लें कि थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है और ये मोटा होना शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इसमें भी होती है, कैंसर हो जाता है। तो क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड साइज में क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अब थायराइड ग्लैंड तो बहुत बड़ा हो गया, हम देखो कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े गले बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं गुल्लड़ की बीमारी उर्दू में। क्या कहते हैं इसको? गुल्लड़ की बीमारी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं? गोइटर। अब क्या होता है कि आयोडीन स्पेसिफिकली जो है ना, कह लो कि यहाँ पे T3 T4 कह लेंगे थायराइड ग्लैंड को ये वाला हार्मोन वर्कआउट कर रहा होता है, थायरॉक्सिन नाम होता है उसका, T3 T4 फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका लेवल छोटा है अभी। तो आयोडीन बेसिकली ना उस हार्मोन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इसमें जो हार्मोन बनता है। अब लेट्स से दैट अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड ग्लैंड हमारा फंक्शनिंग नहीं कर रहा, प्रॉपरली खराब हो गया, इसमें कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आयोडीन 131 ट्रेसर बन जाता है। हाँ, जब खुराक के थ्रू खाते हैं इसमें से क्या निकल रही है? रेडिएशन। इसमें क्या निकल रही है? रेडिएशन। तो अब क्या होता है कि मशीन जब ये खाते हो तो आयोडीन सारा बॉडी से घूम कर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, क्योंकि इसने इधर ही आके काम करना होता है। तो फिर मशीन से आप डिटेक्ट कर लेते हो कि वो कहाँ पे जाकर फंक्शनिंग कर रहा है और कहाँ पे जाके फंक्शनिंग नहीं कर रहा।
तो लिहाजा पता लग जाता है जहाँ पे फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हार्मोन नहीं बन रहा। तो लिहाजा क्या सिनेरियो होता है, हम ट्रेसर के तौर पे यूज कर लेते हैं इसको। यानी हम पता लगा लेते हैं कि आयोडीन 131 ने थायराइड ग्लैंड में जाकर बीमारी की जगह क्या है पता लग गई हमें। और इसके अलावा मैं आपको एक और एलिमेंट का नाम बताता हूँ और उसका नाम है टेक्नीटियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? टेक्नीटियम, TC, राइट, टेक्नीटियम। अब स्टूडेंट्स जो टेक्नीटियम है ना, ये कह लें कि बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बोन ग्रोथ के लिए जो है हम यूज करते हैं टेक्नीटियम को। तो बोन ग्रोथ की पता लगाना, बोन ग्रोथ का पता लगाना जो है वो किससे पॉसिबल है? तो ये भी ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हमें पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम है तो हम बाद में उसका इलाज भी कर सकेंगे, और जब बाद में इलाज कर सकेंगे उसकी रिलेटेड मेडिसिन भी दे सकेंगे। समझ रहे हो? तो लिहाजा ये ट्रिविया जो है वो ट्रेसर के तौर पे, डायग्नोसिस के तौर पे और एज अ मेडिसिन के तौर पे जो है वो यूज हो रहे होते हैं। दो एलिमेंट्स को नहीं आपने भूलना, द फर्स्ट वन इज आयोडीन 131 और उसके अलावा टेक्नीटियम एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज के ऊपर। राइट, स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल यूज में मैं आपको एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, दैट इज कार्बन 14। ठीक है, दैट इज नोन एज कार्बन 14। अब कार्बन 14 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूज होता है फॉर द पता लगाना ऑफ द एज। पता लगाना ऑफ द एज पता लगाना ऑफ द एज का मतलब है कि जैसे मैं आपको कहूँ ये पानी है, मैंने इस दरिया से लिया है, ये इसकी क्या उम्र है, आपको कोई पता नहीं क्या उम्र है, कब बना, हमें क्या पता। मैं आपको एक पहाड़ से पत्थर उठा के दिखा दूंगा, आपको बताओ जी उसकी उम्र क्या है। या हमें कोई फॉसिल्स मिलता है, वो पता है ना, पुरानी हड्डियां मिलती हैं हमें जमीन के नीचे से। अब हम उनका पता लगाएं यार ये कितनी है एज इस हड्डी की, तो आप कहोगे यार ये तो किसी बाबा जी के पास जाना पड़ेगा, वही बताएंगे कि यार इसकी उम्र क्या है। ठीक है, हमें तो नहीं पता लग सकता। लेकिन एक मजे की बात ये होती है कि कार्बन 14 जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में अमूमन कार्बन 12 भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में अमूमन क्या होती है? कार्बन 12। लेकिन कहीं कहीं कार्बन 14 की मिकदार भी होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कार्बन 14 है। यानी लेट्स से दैट कि जब हम सांस लेते हैं, स्पेशली जो पौधों की बात करें, तो वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने अंदर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, वाटर की मदद से। यानी उनके अंदर कार्बन 14 की मिकदार क्या हो रही होती है? ऐड हो रही होती है। इस तरह ही फिर हम पौधों को खाते हैं तब कार्बन 14 क्या होता है कि उस पौधों से हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारी हड्डियों में चला जाता है। तो फिर एक जानदार जिसने 60 साल जिंदा रहा, तो साइंसदान इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं, इस बात का पता लगा लेते हैं कि आखिर ये कार्बन 14 कितना हो सकता है। मतलब एक जानदार जो है वो अपने अंदर कितना कार्बन 14 रख सकता है। लेट्स से दैट मैं आपको एक समझाता हूँ बात। लेट्स से दैट कि आप जिंदा रहे, आपने 60 साल की जिंदगी गुजारी और आपने फल सब्जियां ये सब कुछ जिंदगी में नॉर्मल रूटीन में खाया, तो आपकी हड्डियों में कार्बन 14 होगा। कार्बन 12 तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा कार्बन 14 भी होगा। लेट्स से दैट आपकी जो हड्डी है, पैर की हड्डी की बात करें, ये हमें मिली। लेट्स से दैट कोई इंसान बहुत पुराने रहते होंगे, हमें ये हड्डी मिली, लेकिन हमने अपनी हड्डी में अंदाजा लगाया कि हमारी हड्डी में कार्बन 14 की मिकदार क्या है। लेट्स से दैट मैं गलत आपको रीडिंग दे रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए मैं रीडिंग दे रहा हूँ कि लेट्स से दैट 10 ग्राम। लेट्स से दैट हमारी हड्डी में कितना कार्बन 14 है? अच्छा, अब साइंसदानों ने एक नया फिनोमेना अडॉप्ट किया, उन्होंने हाफ लाइफ का फिनोमेना अडॉप्ट किया। एक और साइंस है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है कि अगर 10 ग्राम कार्बन 14 है तो तकरीबन 100 साल के बाद ये 5 ग्राम रह जाएगा। लेट्स से दैट कितना रह जाएगा? 5 ग्राम। कितने साल के बाद? लीव इट, 1000 साल के बाद। ठीक है, 10 ग्राम होना चाहिए अगर 60 साल जिंदगी गुजरी हड्डी के अंदर, और कितना मिल रहा है आपको? 5 ग्राम। तो इसका मतलब है ना, अगर 5 ग्राम आपको हड्डी से मिल गया कार्बन 14, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको मिल गया है 5 ग्राम कार्बन 14, और 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कार्बन 14 को कितने साल लगते हैं? 1000 साल। यानी वो हड्डी कितने साल पुरानी हुई? 1000 साल पुरानी हुई, क्योंकि आपको कितना कार्बन 14 मिला उस हड्डी में से? 5 ग्राम। और मिलना कितना चाहिए था?
अगर वो फ्रेश दफनाया होता है, फ्रेश वो डेथ हुई होती तो 10 ग्राम मिलना था ना, लेकिन मिला कितना? लेट्स से दैट आपको मिला तकरीबन 2.5 ग्राम। आप बताएं, 2000 साल पुरानी हड्डी है। अगर आपको मिला सिर्फ 1.25 ग्राम तो हड्डी 3000 साल पुरानी है। अगर आपको 1 ग्राम से भी कम मिला तो आपको कहोगे यार ये हड्डी तो कोई 10,000 साल पुरानी हो सकती है। अगर आपको कोई 0.5 ग्राम से भी कम मिला तो आपको कहोगे यार ये तो कोई 20,000 साल से भी ज़्यादा हड्डी पुरानी हो सकती है। और अगर आपको 0.1 ग्राम मिला तो आप कहोगे यार ये तो लाखों साल पुरानी हड्डी ढूंढ ली हमने। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि कार्बन 14 की मदद से आप क्या पता लगा रहे हो? डेट, एज। तो इसलिए इस मजहर को, इस फिनोमिना को कहते हैं कार्बन डेटिंग। क्योंकि कार्बन 14 की मदद से आप पता लगा लेते हो कि उस पत्थर का या कह लो कि उस जानदार का क्या दौर गुजरा, कितना अरसा वो पहले था और उसकी क्या एज है। और ये कौन करते हैं? ये जियोलॉजिस्ट करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। दो साइंसदान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे कौन से हैं? जोलॉजिस्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। तो ये बस आधे पागल भी होते हैं वैसे ये, लेकिन व्हाट यू कैन से, आई एम जस्ट रियली जोकिंग। मैं कोई इनको नाउजुबिल्लाह ये नहीं कह रहा कि दे आर नॉट गुड, दे आर ऑलवेज अ गुड पीपल, बिकॉज हमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं पुरानी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आई एम जस्ट रियली जोकिंग फॉर दिस थिंग। ओके, सो ये हमारे पास सारा क्लियर हो गया टॉपिक कि भाई कार्बन डेटिंग। आपको बोर्ड में क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे? वो कहेगा, आप सवाल करेगा यार बताओ कार्बन डेटिंग क्या होती है, और डन क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको बोर्ड के लिए। या आपको बोर्ड में 2 नंबर का सवाल लाजमी आने वाला है, लिहाजा कार्बन डेटिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। सो सवाल लिख लें आप, दैट इज व्हाट इज कार्बन डेटिंग, राइट? कि कार्बन डेटिंग क्या है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलें थोड़ा सा, तो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्या टॉपिक है? केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। यानी केमिकल रिएक्शन का भी पता लगा लेते हैं हम रेडियोआइसोटॉप्स की मदद से, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का भी पता लगा लेते हैं। अब मैं एक आपके सामने ना एक प्रॉब्लम रखता हूँ। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और इसे ग्लूकोज बना C6H12O6 और प्लस क्या बना, ऑक्सीजन बना, तो साइंसदान ये अमूमन सवाल करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज के अंदर, ये वाला, ये पानी का ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है? आपको भी यार इसका जवाब कैसे दें? सर ये वाटर का ऑक्सीजन भी हो सकता है, सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो फिर अब आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि आप ये बताओगे ग्लूकोज तो बनी है इन दोनों चीजों से, लेकिन ये ऑक्सीजन जो आया है यहाँ पर, ये इधर इससे पानी ने दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने दिया है? तो फिर केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आप क्या काम करते हो? आप रेडियोआइसोटॉप का यूज करते हो। यू नो, ऑक्सीजन जो है उसका मास 16 है, ऑक्सीजन जो है उसका मास 17 है, ऑक्सीजन जो है उसका मास 18 है, यानी ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। और आप क्या यूज करोगे? 16 नॉर्मल करोगे तो इसका भी 16, इसका भी 16, इसका भी 16, तो पता तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर लेट्स से दैट आप इन दोनों में से किसी एक में ऑक्सीजन यूज करो रेडियोआइसोटॉप वाला, यानी रेडिएशन निकालने वाला, तो लेट्स से दैट आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह, लेट्स से दैट आप कोई हैवी ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, लेट्स से 18 ऑक्सीजन वाला, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बेसिकली वाटर से आया है। क्योंकि आपने 18 वाला जो ऑक्सीजन यूज किया, तो वो 18 वाला ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आपको मिला, वो आपको यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पर आपको कौन सा मिला? 16 ऑक्सीजन गैस में। तो आपने साफ लगाया कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बन रहा है, और जो वाटर का ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इससे ना सिर्फ पता लगाया कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जाकर क्या काम कर रहा है, तो इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। यानी आप कार्बन 14 का इस्तेमाल करने चले, और कार्बन 14 के इस्तेमाल से क्या करेंगे कि कार्बन 14 जो है वो डिफरेंट जगह से मूव करता हुआ प्लांट बॉडी में चला जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि कार्बन जो है वो ग्लूकोज अगर बन रहा है, कहीं स्टोर हो रहा है पौधे में, तो वो कहाँ से एंटर किया और कहाँ कहाँ से मूव करता हुआ
कहाँ पहुंच गया। तो ये आपको कुछ, और या फिर आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी तो मिल रही है कि यार इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला है और इसको किसने बनाया है, वाटर ने। तो लिहाजा ये भी तो पता लग रहा है ना कि स्ट्रक्चरली कि यार इसमें जो वाटर है वो किरदार अदा कर रहा है ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो लिहाजा इस तरह की स्टडीज भी की जाती हैं, ये दैट इज कॉल्ड एज द स्टडीज फॉर द केमिकल रिएक्शन डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो ये जो है स्टडी भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से, राइट। तो हम आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। अच्छा, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन का मतलब ये है कि हम रेडियो आइसोटॉप है कि हमारे पास यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है और 235 इसका मास है। ये आपको पता है कि ज्यादा नहीं पाया जाता, ज्यादा जो पाया जाता है वो यूरेनियम 92 पर 238 एबंडेंट है। ये मेरे ख्याल में 99% पाया जाता है ना, राइट? यस सर। पहले हमने पढ़ा है इसको। तो लेकिन 235 जो है ये यूज, ध्यान करें 235 जो है ये यूज होता है क्या करने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। अच्छा, ये बस उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने लिखा पावर जनरेशन, यानी हम इसको किस लिए यूज कर लेंगे, पावर जनरेशन के लिए। देखिए पावर जनरेशन के लिए कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए यूरेनियम जो है ना, पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री बताता हूँ कि इसका होता क्या है। यूरेनियम जो है 235 यानी इट्स अ वेरी बिग न्यूक्लियस with a lot of different electrons outside the nucleus। इसमें प्रोटॉन की तादाद 92 है और आप मत माइनस करें जरा, 235 को 92 से माइनस करें जरा, तो 143 जो है इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। आप लोगों कितना हैवी न्यूक्लियस है। और इसको पता क्या होता है, दो किस्म के न्यूट्रॉन होते हैं जो हिट किए जाते हैं। एक होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, एक क्या होते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और एक क्या होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। हम कौन से यूज करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसमें हिट करता है, जाके यूरेनियम के न्यूक्लियस को। अब आप कहोगे सर ये न्यूट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कहाँ से पैदा होता है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसको हिट कर रहे हैं, यूरेनियम। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करेंगे, पता क्या होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। सुनो गौर से बात सुनो, ये न्यूक्लियस क्या होगा, अब तुमने पढ़ा था कि एटम तबाह नहीं हो सकता, लेकिन देखो एटम को तबाह कर दिया गया, एटम को तोड़ दिया गया। यू नो व्हाट, इसमें क्या बनेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये देखो मैं तो समझाता हूँ। अब बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 56 और क्रिप्टॉन का है 36। 56 और 36 ये हमारा एटॉमिक नंबर है हमारे पास बेरियम, राइट। बेरियम क्या है 56 और क्रिप्टॉन क्या है 56 जमा 36 कितना होता है 12 2 1 कैरी 3 8 9 कितना हो गया 92, यानी 56 प्रोटॉन ये हो गए और 36 प्रोटॉन ये हो गए, दो एलिमेंट्स बन गए। और इनका मैच देख लो आप, एक का मैच है 139 और एक का 94, 139 और एक का 94, यानी कि 139 प्लस 94, तो ये क्या होगा 13 1 कैरी और ये 4 और 9 13 3 1 कैरी और ये 2 233। लिहाजा यहाँ क्या मैच था 235 था, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 139 एंड 94, 139 एंड 94, 9 और 4 कितने हुए 13 1 कैरी 12 13 3 1 कैरी तो 233। ओके फाइन, सो 233 यानी यहाँ पर है ना होल चेक इट आउट, हमारे पास जो यूरेनियम यूज कर रहे हैं वो 235 ही है। तो सिनेरियो ये होता है कि कितना फर्क आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। yes sir, लेकिन फर्क जो है वैसे वो 3 का आना चाहिए। आई थिंक सो देयर इज सम मिस्टेक इन द डाटा ऑफ दिस बुक इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर हो सकता है कि ये 238 हो क्रिप्टॉन का वजन, ठीक है। अगर 238 होगा तो फिर हमारे पास कितना फर्क आएगा, 3 का फर्क है। वो 3 का जो फर्क आया है उसका मतलब पता है क्या है कि 3 न्यूट्रॉन्स और निकले, और वो 3 न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब देखो ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास एटम था, ठीक है। और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसको तोड़ा, तो इसने कितने बनाए, 3 बनाए ना। yes, एक ने तोड़ा तो उसने 3 बनाए, तो अभी कितने बने, 3 बने। 3, अब 3 आगे जब कितनों को तोड़ेंगे, 3 को तोड़ देंगे। yes sir,
और तो उसमें से भी 3 निकलेंगे, उसमें से भी 3 निकलेंगे, उसमें से भी 3 निकलेंगे, Yes, sir. फिर कितने निकले? 9 हो गए न्यूट्रॉन। आगे जाके फिर वो एटम को वेट करेंगे, फिर 3 9 हो गए। अब 9 को 7 से ज़रब कर दो, अब 3 को कितने हो गए? 27. 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो 27 को फिर मारो सारे एटमों पे, अब 27 को 3 से ज़रब कर दो, ठीक है? तो मोर देन 81, तो लिहाजा 81 न्यूट्रॉन फिर ज़रब कर दो 3 से इसको, तो यानी कि एटम टूटते चले जाएंगे। और साइंसदानों का ये मानना है कि जब ये एटम टूटते हैं तो बहुत सी एनर्जी निकलती है, अ लॉट ऑफ एनर्जी कम्स आउट। और ये जो एनर्जी है इसको आप स्टीम बनाने के लिए यूज कर सकते हो, और जब स्टीम बनेगी उससे आप टरबाइन घुमाओ और आप बिजली बना लो उससे। लेकिन इस एनर्जी का इस्तेमाल आप पहाड़ तोड़ने के लिए भी कर सकते हो। पहाड़ में बॉम्ब को लगाओ, पूरा पहाड़ गिरा। साइंसदानों का मानना है कि ये जो यूरेनियम टूटता है इससे बेतहाशा एनर्जी निकलती है। अब तो ऐसे इससे भी ज़्यादा एनर्जी बनाने वाले बॉम्ब्स बना लिए गए जिनको हम हाइड्रोजन बॉम्ब्स कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास बॉम्ब फॉर्मेशन वाला सिनेरियो है, दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। और यू कैन से कि इसको किसी शहर पे भी मारा जा सकता है और शहर का पूरा शहर तबाह होगा। जैसे आपको याद है 1944 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब मार दिया था और दोनों के शहर तबाह कर दिए थे, और लोगों को लगा था पता नहीं कोई क़यामत आ गई है, क्योंकि एक बहुत तेज़ आंधी हवा चली थी जिसकी वजह से पूरे घर उड़ गए थे और छतें उड़ गई थी लोगों की घरों की। तो ये तबाही तो वो पहले आज से तकरीबन कोई 80 साल पहले इंसान कर चुके हैं। लेकिन अब शायद आलमी क़ुव्वतें इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि शायद ये चीज़ अब दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा कोई एटॉमिक बॉम्ब का हमला नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इसको पावर जनरेशन के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडिया में बहुत से पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी पावर जनरेशन के एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम से बनाए जाने वाले पावर प्लांट्स नहीं लगे, लेकिन अमेरिका में भी लगे हुए हैं और वो अपनी बिजली बनाते हैं और लोगों को सस्ती बिजली देते हैं। तो लिहाजा ये काम चल रहा है यूरेनियम 235 की मदद से। तो ये देखो अपने अंदर रेडिएशन निकालता है, ये भी रेडियो एक्टिव एट द टॉप है, और उसको अगर न्यूट्रॉन मारे तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में तब्दील हो जाता है, और साथ ही इतनी 3 न्यूट्रॉन्स निकालता है जो कि चेन रिएक्शन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? Fusion reaction. इंशाल्लाह ये आपको फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि बड़ा एटम छोटे एटमों में टूट जाता है। यानी एक बड़ी चीज़ अगर छोटी से पार्टिकल्स में टूटे तो उसका फ्यूजन, जैसे एक गिलास है कांच का, वो गिरेगा टूटेगा, टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वो फ्यूजन नहीं है। अगर छोटे छोटे कांच के टुकड़े जुड़ेंगे और एक ग्लास बनेगा तो वो फ्यूजन हुई है, ठीक है? क्या हुई है? Fusion. सो दैट्स इट। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई बात पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फ्रेंड्स के साथ आप भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।